नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे नालंदा ज़िले के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी की यह सरजमीन नालंदा में अक़लियतों की तादाद यूँ तो कम है, लेकिन ज़िले में अक़लियतों की बड़ी आबादी बीड़ी बनाकर ज़िंदगी का गुजारा करती है। आइए जानते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ज़िले में क्या है अक़लियतों के हालात, हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में। नालंदा 7 विधानसभा क्षेत्र वाले इस ज़िले में अक़लियतों की बड़ी आबादी बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में है। बिहार शरीफ नालंदा ज़िले का हेडक्वार्टर है। ज़िले में अक़लियती समाज का बड़ा हिस्सा छोटा मोटा काम कर अपनी ज़िंदगी का गुजारा करती है। ख़ास तौर से चप्पल, जूता और बीड़ी बनाने वाले लोगों की बड़ी आबादी है। ये सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ज़िला है। अक़लियतों के विकास के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन नालंदा के अक़लियतों का बड़ा हिस्सा बेहद खस्ताहाली के साथ अपना दिन काटता है। ज़िले के जानकार कहते हैं कि चुनाव के समय सियासी पार्टियों के रहनुमाओं को उनकी याद आती है, लेकिन चुनावी वादे कभी अक़लियतों के मसले को हल करने में मददगार साबित नहीं हो सके हैं। नतीजे के तौर पर ज़िले की अक़लियती आबादी बदलते वक्त में भी हाशिए पर खड़ी नज़र आती है। इकोनॉमिक लेवल पर, सोशल लेवल पर जो है बहुत ही पिछड़ा हुआ बिहार से यहाँ के लोग हैं। यहाँ के लोगों को रोज़गार फराहम नहीं है। एजुकेशन के हिसाब से भी बहुत पिछड़ा हुआ है। सरकार ये दावा करती है कि माइनॉरिटी के यहाँ स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है उन्हें हम हर तरह की फैसिलिटी देंगे। मैं भी यहाँ पे माइनॉरिटी बच्चों को पढ़ाती हूँ और पिछले 7 साल से यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ। कमेटी ने मुझे बहाल किया है, इसके बावजूद अभी तक मेरा अनुमोदन नहीं हुआ। ज़िला के सतह पर अक़लियतों की आबादी कम है, लेकिन बिहार शरीफ में उनकी आबादी करीब 25% है। जानकारों के मुताबिक नालंदा जागरूक ज़िला रहा है, लेकिन 21वीं सदी की तेज़ रफ्तार दुनिया में ज़िले की अक़लियती आबादी काफ़ी पसमानदा नज़र आती है। सरकार की तरफ से अक़लियतों के विकास के लिए दर्जनों योजनाएं चलाई तो जा रही है, लेकिन इन जैसी आबादी को सरकार की स्कीमों का फ़ायदा हुआ रहता तो तस्वीरें कुछ और कहानी बयान करती नज़र आती। लेकिन मसला बदस्तूर कायम है। कहने के लिए दर्जनों योजनाएं हैं, लेकिन लोगों को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिल पाता है। बिहार की सबसे बड़ी आबादी जो मुस्लिम की है वो तो 22 मोहल्ले हैं उनके। वो 22 मोहल्ला कहलाता है। इमादपुर से लेकर के उधर आपको शेखाना कलां और कई मोहल्ले हैं। इनकी तरफ इनकी आबादी बड़ी आबादी है और इनके रोज़गार के मौक़े ये हैं कि ज़्यादातर लोग जो है वो बीड़ी वर्कर हैं और वो बुनकर हैं। इनके हालात तो इंतहाई पसमानदा है, बहुत ही ख़राब हालात हैं। शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी की ये सरजमीन आज भी भाईचारा और सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल पेश करती है। सूबे के सबसे बड़े इस खानकाह में राज्य और राज्य से बाहर के लोगों का आना जाना रहता है। खानकाहों की दरोदीवार मौजूदा सरकार के ज़माने में काफ़ी बदल गई है। कई काम हुए हैं जो खानकाह में आने जाने वाले लोगों को खुशियों का एहसास कराते हैं, लेकिन बिहार शरीफ के अक़लियती महल्लों की सूरत हाल नहीं बदल सकी है। सड़क से लेकर तालीम तक का मसला सरकार के दामन पर दाग लगाता है। घर में जो जिस तरह से बीड़ी बनाकर हमें पढ़ा रहे हैं, देखकर बहुत ही अफसोस होता है कि इस तरह से मेरा भी ख्वाहिश है कि हम पढ़ लिख कर कुछ अफसर और नौकरी वगैरह करें, लेकिन घर का जो हालात है इससे नहीं हो पाता है। काफ़ी मेहनत, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद 2 वक्त की रोटी उसे मैसर हो पाती है। शिक्षा के हालात भी काफ़ी बदतर है और जहाँ तक कि मेरा मानना है कि लोग आगे बढ़ने का भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन कैपिटल का प्रॉब्लम रहने की वजह कर, बेसिक प्रॉब्लम जो इन लोगों का जो कमज़ोर है उसके वजह कर हमारे बच्चे, इस गांव के बच्चे पीछे रह जाते हैं। अक़लियती महल्ले कूड़े के ढेर पर हैं, चारों तरफ गंदगी का अंबार है। इसी माहौल में लोग रहने पर मजबूर हैं। रोज़गार का साधन नहीं है, लिहाजा अक़लियतों का बड़ा हिस्सा आज भी बीड़ी बनाकर अपने घर के चूल्हे को रोशन करता है। यहाँ खुशहाली के नाम पर
बेहद छोटी आरजुएं हैं, 2 वक्त की रोटी और बच्चों की तालीम। लेकिन जानकार कहते हैं कि ज़्यादातर लोग मेहनतकश हैं, मजदूरी करते हैं, आर्थिक तंगी के सबब अपने बच्चों को पढ़ा पाने से महरूम रह जाते हैं। लेकिन ज़िले के अक़लियती इदारे कुछ हद तक लोगों की इन ज़रूरतों को पूरा करने में कामयाब हुई है, लेकिन उन इदारों के मसले भी बेहद संगीन हैं। इतना गंदगी रहने के बावजूद हम लोग कई बार नगर पंचायत को दिया जाके कि देखिए हम लोग इस कदर गंदगी में, एक तो हमारा कुछ लाभ नहीं मिलता, उसके बाद अगर जो हम लोग सफाई के लिए बोलते हैं तो सरकार एकदम इनकार कर देती कि नहीं आप लोग ठीक है, जैसे भी हैं आप लोग इसी लायक हैं। ये गांव में सबसे बड़ी आबादी वाला गांव है ये हैदरगंज कड़ा सिलाव नगर में जो आता है बीड़ी मुसलमानों का सबसे ज़्यादा आबादी वाला गांव है। लेकिन यहाँ का मुआशी हालत बहुत कमज़ोर है, बहुत दबे कुचले लोग हैं। अक़लियती स्कूलों को सरकार ने अपग्रेड किया है। अब इंटर की पढ़ाई का इंतज़ाम अक़लियती स्कूलों में भी है, लेकिन इंटर के छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को बहाल नहीं किया गया है। सोगरा स्कूल के जिम्मेदारों को इस बात पर अफसोस है। उनके मुताबिक अक़लियती स्कूलों के साथ सरकार का रवैया दोस्ताना नहीं है। एक तो उन स्कूलों में गरीब बच्चे तालीम हासिल करते हैं, ऊपर से शिक्षकों का नहीं होना उनकी तालीम में मुश्किलें खड़ी करती है। छात्रों के पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो बाहर जाकर कोचिंग करें। ऐसे में सरकार से इस मसले को हल करने की जानकारों ने अपील की है। +2 का एक पोस्ट नहीं सैंक्शन करके मिला है। एडमिशन +2 में लेने के लिए कहते हैं गवर्नमेंट, एडमिशन लेना हमको है, एडमिशन लेना बाद स्कूल इसलिए +2 का स्टेटस है, एडमिशन लीजिए, लेकिन क्लास हो या नहीं उसकी उनकी फिक्र नहीं है। मेरे पास +2 के टीचर नहीं है तो क्लास उनका कैसे होगा। उनके घर का जो कंडीशन है, जैसे परिवार उनका बड़ा है, वो सबको पढ़ा नहीं पाते हैं, दे नहीं पाते हैं, फिर भी हम लोग यहाँ एडमिशन है या जो हम लोगों से हेल्प होती है करते हैं। लेकिन हम एक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए कुछ अदर एक ऐसा होना चाहिए फंड, जो बहुत वीक बच्चे हैं उनकी फ़ी, उनके बुक्स, उनकी और भी जो आराइश है वो उनको मिलना चाहिए। राजधानी पटना से बिहार शरीफ तक पहुंचने वाली सड़क की हालत तो बदल गई है, लेकिन ज़िला हेडक्वार्टर के अंदरूनी हिस्सों में सड़कों की हालत बेहद खस्ताहाल है। ख़ास तौर से अक़लियती इलाकों में साफ़ सफाई से लेकर सड़क तक का मसला सरकार के सुशासन के दावों पर सवाल खड़ा करता है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नालंदा ज़िले के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। यूँ तो ये ज़िला तालीमी और समाजी तौर से काफ़ी बेदार रहा है, लेकिन बदलते वक्त में ज़िले की अक़लियती आबादी आर्थिक मुश्किलों के साथ अपना वक्त गुजारती है। ज़िले में अक़लियती इदारे भी हैं, लेकिन वो आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने से महरूम रह जाते हैं। बिहार शरीफ की अक़लियती आबादी का बड़ा हिस्सा महज 2 वक्त के खाने की जद्दोजहद में ही मसरूफ़ दिखाई देती है। बड़ी आबादी बीड़ी बनाती है या फिर रोज़गार की तलाश में यहाँ से पलायन कर जाती है। तालीम हासिल करके कुछ नौकरी करें, लेकिन उस लायक हमारे घर का हालत है नहीं कि हम बढ़िया से पढ़ सकें और बढ़िया तालीम हासिल करके कुछ नौकरी या कुछ भी कर सकें। इसलिए बीड़ी बनाते हैं और कुछ नहीं हो पाता है तो फिर लास्ट में दिल्ली या बम्बई जाते हैं मजदूरी करने के लिए, उसी से घर चलता है। ये मदरसा ज़ियाउल उलूम है। हैदरगंज कड़ाह गांव में स्थित इस इदारे में तकरीबन 1600 बच्चे तालीम हासिल करते हैं। गांव की बड़ी आबादी अक़लियती समाज की है, जो छोटा मोटा काम कर अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं। यही मदरसा उनके बच्चे को पढ़ाने का ज़रिया बना है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखिए, मौलवी तक पढ़ाने वाले इस इदारे में मदरसा बोर्ड से मंजूर सिर्फ 6 टीचर हैं, जिनको सरकार की तरफ से तनख्वाहें मिलती है। हालांकि इस इदारे ने 22 टीचरों को बहाल किया है। 6 के अलावा बाकी टीचर की तनख्वाहें लोगों के चंदे से पूरा होती है। मदरसा ज़ियाउल उलूम हैदरगंज कड़ा ये मौलवी तक मंजूर शुदा है, लेकिन इस मदरसे को यूनिट सिर्फ वस्तानिया ही तक मिला हुआ है और सिर्फ 6 ही असातिज़ा को मदरसा हुकूमत गोया पेमेंट करती है, ऐड देती है, और बाकी असातिज़ा
का जो काम चलता है या इनको जो तनख्वाहें देती हैं इंतज़ामिया कमेटी देती है, जिसकी फराहमी हम लोग रमज़ान मुबारक में या और दूसरे मौक़े में चंदा करके माल फ़ंड फराहम करके उनको हम तनख्वाहें देते हैं। उधर बिहार शरीफ में सूबे का सबसे बड़ा वक्फ एस्टेट है, जिसकी मालियत खरबों रुपए की है। जानकार कहते हैं कि सोगरा वक्फ एस्टेट की ज़मीनों को कारआमद बनाया जाए और सोगरा वक्फ एस्टेट की मार्केट से मुनासिब किराया मिलने लगे तो न सिर्फ ज़िले की मुश्किलें हल होंगी बल्कि आसपास के इलाकों के मसले भी वक्फ एस्टेट हल करने में कामयाब हो सकेगा। आज बीबी सोगरा के जो वसाइल, जितने इनके पास वसाइल हैं, अगर उसको सही तरीके से किया जाए तो मैं समझता हूँ कि इसकी अपनी यूनिवर्सिटी हो, अपना सब कुछ हो और रोज़गार की ना तो कमी हो, बहुत सारे कल कारखाने खुल सकते हैं इससे। सोगरा वक्फ एस्टेट ने मदरसा, स्कूल और कॉलेज कायम करने के साथ ही गरीबों की मदद करने की कोशिशें करती रही है, लेकिन इस वक्फ एस्टेट की महीने की आमदनी 1,56,000 रुपया है। वक्फ एस्टेट के मुतवली कहते हैं कि खरबों की मालियत के बावजूद वक्फ एस्टेट की आमदनी काफ़ी कम है। मुतवली ने किराएदारों पर शिकंजा कसना शुरू किया है ताकि किराए की रकम बढ़ाई जा सके। उनके मुताबिक सोगरा वक्फ एस्टेट ने कई मंसूबा बनाया है जिस पर मुस्तकबिल में काम किया जाएगा। मुतवली कहते हैं कि अगर इस वक्फ एस्टेट को मजबूत कर दिया जाए तो ज़िले में न सिर्फ अक़लियतों की बल्कि ज़िले के सभी लोगों को उसका फ़ायदा होगा। जिस खुलूस के साथ और जिस ज़ाब्ते के तहत इन्होंने वक्फ किया है, अगर शायद इस पर पूरी तरह से अमल दरामद होता तो आज मुसलमानों की हालत यहाँ बेहतर से बेहतर होती। न मुसलमानों की मदद नहीं करता हूँ, बल्कि आम जो समाज है हमारा, उसमें सारे इस हिंदू हों मुसलमान हो सबको फ़ायदा मिलता। ज़िले में मदरसों की तादाद भी कम है, लेकिन जो है वहाँ छात्रों की बड़ी तादाद नज़र आती है। उधर सूबे का सबसे बड़ा वक्फ एस्टेट इसी ज़िले में है, लेकिन उम्मीदों के मुताबिक सोगरा वक्फ एस्टेट लोगों की ज़रूरतों को यानी गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करने से नाकाम रहा है। ज़िले के जानकार कहते हैं कि हालात बदल रहे हैं, लेकिन रफ्तार बेहद सुस्त है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नालंदा ज़िले के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। ज़िले में अक़लियतों का एक बड़ा तबका बीड़ी बनाकर अपनी ज़िंदगी का गुजारा करता है। घर के चूल्हे को रोशन करने के लिए ये उनके पास एक अकेला माध्यम है, लेकिन बीड़ी बनाने वाले लोगों की हालत बेहद पतली है। भले ही सरकार अक़लियतों के विकास का दावा करती रही हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत सरकारों के दावों की धज्जियाँ उड़ाती है। बिहार शरीफ में बीड़ी बनाने वाले लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये आबादी घंटों केंदू पत्ते को बीड़ी का शक्ल देती है, तब कहीं जाकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होता है। ये पूरा समाज बीड़ी के ही कारोबार पर निर्भर है। यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनकी पूरी उम्र बीड़ी बनाते गुजरी है, आज बुढ़ापा बीमारी के साथ बसर हो रहा है, लेकिन ना इलाज कराने के लिए पैसे हैं और ना घर चलाने के लिए। सरकार को चुनाव के समय में ऐसे लोगों की फिक्र होती है, चुनावी वादे होते हैं और जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। भाषणों में अक़लियतों के विकास का डंका पीटा जाता है, सुशासन में सबकी तरक्की की बात होती है, लेकिन ऐसी आबादी के मसले बने रह जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों में सबसे बड़ी पसमानदगी की जो वजूहात हैं वो है तालीम से। तालीम जब आ जाएगी किसी भी समाज में तो वो खुद से डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसके लिए आज़ादी के बाद किसी हुकूमत ने कोई काम इस पर नहीं किया। कांग्रेस की सरकार रही 60 वर्ष तक, ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया गया बीड़ी मजदूर का। उसके बाद 6 साल बीजेपी की सरकार आई, वो भी ध्यान नहीं दिया। अब नरेंद्र मोदी की जो सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में बुनकर के ऊपर ध्यान दिया गया। आज उससे ज़्यादा बीड़ी मजदूर है इस हिंदुस्तान में, कोई ध्यान नहीं है। बीड़ी बनाने वाली ये आबादी इन्हीं तंग गलियों में अपनी ज़िंदगी काटती है। उनके बच्चे गंदगी के ढेर पर खेलते हुए बड़े होते हैं और फिर बीड़ी के इसी पेशे में लग जाते हैं। तरक्की करते हैं तो महानगरों में दिहाड़ी मजदूरी करने जाते हैं।
यहाँ नौजवानों की एक पूरी फौज है जो बाहर के राज्यों में मजदूरी करती है और उसे ही अपने तरक्की का पैमाना मानती है। जब हमने ऐसे नौजवानों से बात की तो उनका भी दर्द छलक उठा। ये बच्चे कहने लगे कि वो तालीम हासिल किए रहते तो उनकी भी हालत अच्छी रहती, लेकिन आज घर से दूर 2 पैसा के लिए घंटों, महीनों और सालों काम करना पड़ता है, तब घर की गाड़ी चलती है। बहुत तकलीफी हालत में हम सब का बाल बच्चा पोसा रहा, बहुत तकलीफी हालत में रहते हैं, समझे। अभी तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला है और नहीं मिल रहा है। सही कोई भी पुरसा हल नहीं है, न कहीं से कोई सहारा है। बस यही 80 रुपया का काम करके अपना जीवन को संघर्ष कर करके कामयाब बनना चाहते हैं, लेकिन बन नहीं रहे। बस वही लास्ट ऑप्शन है, बाहर जा दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे मजदूरी करते हैं। मजदूर का बेटा मजदूरी करते हैं, सर्विस कहाँ से करे? कोई स्कीम मिले, कोई लाइफ मिले तभी तो कुछ करे। ना एजुकेशन मिल पाता है, ना कुछ मिल पाता है, ना पढ़ाई ना लिखा। वैसे घर के सभी लोग पूरे दिन बीड़ी बनाते हैं तो जिंदगी चलती है। ऐसे में बाकी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ ना ही तालीम है और ना ही ज़िंदगी की दूसरी रौनकें। यहाँ तो बस बेबसी है, तंगहाली है और बीमारी है। इसी हाल में जीने पर मजबूर इस आबादी से भी सियासी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने कई वादे किए, उनकी हालात को बदलने का ख्वाब दिखाया, लेकिन आज़ादी के इतने दिनों बाद भी ये आबादी कहती है कि उनकी हालत गुलामी जैसी है, जहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए तड़पना पड़ता है, तरसना पड़ता है और ख्वाब देखने होते हैं उन उम्मीदों के पूरा होने की जो सरकारें और सियासी रहनुमाओं की तरफ से दिखाए जाते रहे हैं। हाँ बिल्कुल गुलामी से। और तालीम के मामले में तो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, जान रहे हैं कि हम लोग एकदम मुसलों से भी बदतर की पोजीशन है। कोई तालीम नहीं, 0 पॉइंट है, एकदम कुछ भी नहीं है तालीम का मामला। बस हम लोग का हालात कठिन जिंदगी गुजर रहा होगा। बाल बच्चा को नहीं सही से पढ़ाई होता है, नहीं से खाना सही से खाना जुड़ता है। एक टाइम खाते हैं, एक टाइम सोचते हैं। वही सरकार बोलता है कि एक टाइम भूखा रह के बच्चा को पढ़ाओ, किस तरह से पढ़ावे? जिंदगी इन मुश्किलों के साथ भी गुजरती है। अंदाज़ा लगाइए कैसे उनके बच्चे सर्दियों के मौसम में यूं ही खेलते हैं बगैर अच्छे और गर्म कपड़ों के। ये भी माँ बाप हैं, बच्चों से प्यार करते होंगे, बच्चों को पढ़ाने की तमन्ना रहती होगी, घर में खुशियों को लाने का मंसूबा बनता होगा, लेकिन हौसले टूट जाते होंगे। घंटों काम करने पर हाथों में 100 रुपया आता है, हाथ की लकीरों में 100 रुपये से ज़्यादा की कोई रेखा नहीं है। सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन हमेशा उम्मीदों को टूटता देख सरकार से भी भरोसा उठ जाता है। बच्चे ही से बाप दादा बीड़ी बनाते आया, जड़ ही मजबूत नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 2-3 क्लास पढ़े, उसका कोई पढ़ना नहीं हुआ और सरकार कहती है पढ़ाई करो, तो क्या पढ़ेंगे? घर से बच्चे से जिम्मेदारी लिया है तो उसी को निभाते हैं। कुछ बहुत कमी होता है तो परदेश जाते हैं, फिर बीड़ी बनाते हैं। बस यही ज़िंदगी है, वैसे ही कर कर ख़त्म होता है। सरकार कोई स्कीम नहीं देता है कि हम भी कुछ आगे बढ़ें। बीड़ी बनाने वाला ये तबका लगातार इस काम को करने से बीमार भी पड़ता है। ख़ास तौर से टीबी की बीमारी ऐसे लोगों को आम तौर से पकड़ती है। सरकार ने मेहरबानी की तो उनके मोहल्ले में एक अस्पताल कायम हो गया। कई लाख रुपए की लागत से इस इमारत की तामीर की गई, भवन बन गया, लेकिन कभी कोई डॉक्टर उनके इलाज के लिए इस अस्पताल में नहीं आया। भवन बगैर मेंटेनेंस के कितने दिनों तक चमकती, धीरे धीरे अपनी चमक खोती गई और कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई। अब ये भवन एक खंडर सा है। इलाज के लिए कायम किए गए इस इमारत को खुद अब इलाज की ज़रूरत है, लेकिन इस सिलसिले में कोई पेशकश नहीं हो रही है। आज से 5 साल पहले इस गांव में इस हॉस्पिटल का निर्माण किया गया, बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। सरकार ने 6 बेड का हॉस्पिटल बनाने की पूरी जिम्मेदारी ली और बिल्डिंग बना, लेकिन अब तक इस बिल्डिंग को हॉस्पिटल के नाम पर तैयार किया गया है, लेकिन बिल्डिंग स्टार्ट नहीं है। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं है। अस्पताल के नाम पर बनी ये इमारत आज भी लोगों को हौसला देती है कि कभी तो सरकार इस मसले पर तवज्जो देगी, कभी तो उनके इलाज के लिए बने इस अस्पताल में डॉक्टर आएंगे, तो घर बैठे इलाज भी होगा। और ये उम्मीद भी कि सरकार वादे भी पूरा करती है। लेकिन फ़िलहाल इंतज़ार है गंदगी के इस ढेर से इमारत को अस्पताल का शक्ल देने की। काश ऐसा होता
लोग ऐसा ही कहते हैं। सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग तैयार हुई, लेकिन अभी तक वहाँ वो अमला उसको नहीं मिल सका। लिहाजा ये है कि वैसी ही बिल्डिंग पड़ी हुई है, यूजलेस पड़ी हुई है। और गांव को जो स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए और जिस मकसद के लिए उस बिल्डिंग के यहाँ तामीर हुई, अभी तक उसमें नाकामी है। गरीबी से लोग गुजर रहे हैं और बहुत घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मरकर भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे, समझा ना। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि घबरा के ये कहते हैं कि ज़िंदगी बदतर ही सही रहने दो, हमने हर हाल में जीने की कसम खाई है। तो बताइए वो जी सकता है? ये स्थिति है इस गांव की, और हम लोगों की हालत तो बहुत बदतर है। बीड़ी बनाने वाली ये आबादी सियासी पार्टियों के हसीन वादों पर अब एतबार नहीं करती है, लेकिन मुश्किलें हर आहट को महसूस करने पर मजबूर करती है। लिहाजा सियासी पार्टियों की तरफ से मदद का भरोसा दिलाने पर ही ये तबका खुश हो जाता है। हालांकि उन्हें मालूम होता है कि ऐसे वादे क्यों किए जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी उम्मीदों के सहारे ही चलती है। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हों तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etb.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।